हेलो गाइस, वेलकम टू एमपी स्टडी पॉइंट्स। आज हम एक करंट टॉपिक शबनम केस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हाल ही में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना की जा सकती है, जिससे कि फांसी को रोका जा सकता है। और हम ये भी जानेंगे कि क्षमादान का क्या उद्देश्य होता है और राष्ट्रपति की क्षमा करने की क्या प्रक्रिया होती है और क्षमा करने की शक्तियों पर क्या न्यायिक रुख अपनाया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज से 13 साल पहले अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 की रात को एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जो वहां के लोगों के जहन में आज भी एक खौफनाक याद की तरह है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बावनखेड़ी गांव की शबनम और सलीम के बीच में प्रेम संबंध थे। शबनम ने इंग्लिश में और ज्योग्राफी में एमए किया था। वह सूफी परिवार की थी और उनके परिवार के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी। और वहीं सलीम जो था वो 5वीं फेल था और एक पेशे से एक मजदूर था। और इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन मीन्स उसके परिवार में काफ़ी विरोध कर रहे थे कि उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और घर बसाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो इसी अंधेपन के कारण इन दोनों ने एक गलत कदम उठाया और शबनम के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले शबनम ने अपने पूरे परिवार को नशे की गोलियां खिलाई। फिर जब वो पूरे नशे की हालत में थे तब उसने पूरे 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। उसमें शबनम का एक 10 माह का भतीजा भी शामिल था। और इस पूरी घटना में शबनम केवल इकलौती बच गई। और इस घटना के समय वह 7 महीने की गर्भवती थी। कोई स्त्री अपने पेट में बच्चा लेकर किसी बच्चे और अपने माता पिता का कैसे मर्डर कर सकते हैं। काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, पर यह सच है। जब ये घटना हुई उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस को शबनम ने बताया कि वह बाथरूम में छुपी थी, जिसके कारण वह बच गई। और पुलिस को शबनम पर शक हुआ क्योंकि परिवार में सिर्फ वही एक सदस्य जिंदा बची थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसने 50 से 60 बार एक ही नंबर पर बात की थी। हत्या के कुछ मिनट पहले भी उसने एक नंबर पर बात की थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम को पकड़ा और गिरफ्तार किया। तब उसने बताया कि उसने ये घिनौना काम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर किया है। तब पुलिस ने सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को अमरोहा कोर्ट में 2 साल 3 महीने तक इसकी सुनवाई चली थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2010 को जिला जज SAA हुसैनी ने शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाया। आज़ाद भारत में पहली बार फांसी की सज़ा पाने वाली पहली महिला शबनम बन गई, जिसका डेथ वारंट अभी तक जारी नहीं किया गया है कि किस दिन को फांसी दी जाएगी। वहीं शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से अपनी मां को माफ़ करने की मांग की है। अमरोहा की रहने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सज़ा दिया जाएगा, पर शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ़ करने की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि राष्ट्रपति अंकल, मेरी मां को माफ़ कर दो। शबनम ने ताज को 13 दिसंबर 2008 को जन्म दिया था। शबनम का बेटा ताज बुलंदशहर के सुशील विहार कॉलोनी में रहने वाले उस्मान सैफी के पास अभी रहता है। पत्रकार उस्मान सैफी और उनकी पत्नी वंदना ने गोद ले लिया था। अमरोहा की बाल कल्याण समिति में वहीं जाकर शबनम उसका हालचाल ले लिया करती थी। शबनम और सलीम के केस में लगभग 100 तारीखों तक बहस हुई थी। इसमें 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाह दिया है। इस मामले की सुनवाई में 27 महीनों तक चली थी। इसके बाद 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम दोषी करार दिए गए थे। 15 जुलाई 2010 को दोनों की फांसी की सज़ा सुनाई गई। इकलौता महिला फांसी घर। मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसी घर बनाया गया था। आज़ादी के बाद अब तक यहाँ किसी भी महिला को फांसी पर लटकाया नहीं गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने सारी तैयारी शुरू कर दी है। रस्सी के लिए ऑर्डर दे दिया गया है और फांसी की तारीख आते ही शबनम और सलीम को फांसी दे दी जाएगी। हालांकि सलीम को फांसी कहाँ दी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है।
मेरठ के पवन जल्लाद ने फांसी घर का दौरा किया और वहां की कमियों को अधिकारियों को जानकारी दी है। जेल प्रशासन ने शबनम और सलीम को फांसी के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि दोषी शबनम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद शबनम सलीम ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज़ादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी दी जाए। फिलहाल शबनम अभी बरेली के जेल में और सलीम अभी आगरा के जेल में हैं। आइए अब जानते हैं किस अनुच्छेद के तहत दया याचिका दायर की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसे मामलों को जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। सबसे पहला है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में। तीसरा है मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के मामले। शबनम ने तीसरे नियम के अनुसार ही दया याचिका दायर की है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में। सबसे पहला है लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, ये लघुकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा है परिहार, दैट मीन्स रेमिशन, सजा की अविधिकों को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, ये रेमिशन के अंतर्गत आता है। तीसरा है विराम यानी कि रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता हो या कोई महिला गर्भवती हो तो उसकी उस स्थिति में रेस्पाइट को लागू किया जाता है। प्रविलंबन यानी कि रिप्रोवाइव, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है प्रविलंबन के तहत। और नेक्स्ट है हमारा क्षमा यानी कि पार्डन, किसी भी सजा को पूर्णतः माफ कर देना। इसका मतलब है कि ये कभी अपराध हुआ ही नहीं था, ये पूरी तरीके से एकदम माफ हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास भी कुछ क्षमादान शक्ति होती है। आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में ये शक्ति रखता है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना और दंड का स्वरूप बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन किसी की दंड अवधि को कम करवा सकता है और दंड का स्वरूप, जैसे कि किसी को फांसी हुआ है तो उसको कारावास में बदल सकता है, कठोर से उसको सरल में ला सकता है। आइए एक बार राष्ट्रपति की क्षमा प्रक्रिया को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करना शुरू होता है। इसके बाद जो है इस याचिका को विचार करने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजी जाती है, जिसके बाद इसे संबंधित राज्य सरकार से सलाह भी ली जाती है। गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है। उसके बाद इस पर राष्ट्रपति ही निर्णय लेते हैं। आइए क्षमादान का मेन उद्देश्य जान लेते हैं। क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने के लिए मददगार होती है। राष्ट्रपति को प्राप्त इस शक्ति के 2 रूप है। पहला है विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, और दूसरा है यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसके बचाव करने के लिए उसको सरल कर सकता है। क्षमा करने की शक्तियों पर न्यायिक रोक। मारू राम बनाम भारत संघ मामला, जो कि 1980 में हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर ही किया जाएगा। राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं लेगा, पहले वो केंद्र के मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा करने पर ही निर्णय ले पाएगा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के विभिन्न मामलों के बारे में कुछ सिद्धांत बनाए हैं। सबसे पहला है दया याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। दूसरा है राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उस पर विचार न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है।
तीसरा है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। और चौथा है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अपराधी की सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि उसके परिवार को उसकी बहुत ज़रूरत है या किसी अन्य मानवीय कारण भी हो सकते हैं जिस पर राष्ट्रपति सज़ा को कम करवा सकता है और फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकता है। पर इसमें एक नियम ये भी है कि यदि क्षमादान पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने एक बार रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों ने कितनी क्षमा याचनाओं पर सुनवाई की है। भारत में अब तक 14 राष्ट्रपति चुने गए हैं और सब ने अपने अपने हिसाब से याचिकाओं का निपटारा भी किया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सबसे अधिक दया याचिका स्वीकार की थी। उन्होंने कुल 30 फांसियां माफ करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। देश में सबसे अधिक 44 दया याचिकाएं खारिज करने का रिकॉर्ड पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, जो कि 1987 से 1982 के नाम है। आर वेंकटरमन के बाद सबसे ज्यादा दया याचिकाएं खारिज करने का रिकॉर्ड प्रणब मुखर्जी के नाम है, जिन्होंने 28 दया याचिकाएं खारिज की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।